Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. साथियों, इतिहास के पन्नों में झांकने के एक और सफर में आपका स्वागत है। आज हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, उस जगह जहां दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया, मेसोपोटामिया। ये वो कहानी है जहां शहर बसे, साम्राज्य बने और पहली बार कानून लिखे गए। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ पुरानी इमारतों और राजाओं की नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे इंसानों ने मुश्किल हालात से लड़कर जीने के नए तरीके खोजे, समाज को संगठित किया और वो नींव रखी जिस पर आज की दुनिया के कई विचार, कई सिस्टम टिके हैं। हाँ, और इस गहरी पड़ताल के लिए हमारा आधार है मैकडॉगल लिटेल की विश्व इतिहास पुस्तक पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन, चैप्टर 2, सेक्शन 1। हमारा इरादा सिर्फ ऊपरी तौर पर बात करना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है इस सोर्स से हर जरूरी जानकारी, हर नाम, हर तारीख, हर प्रणाली को जस का तस निकालना और समझना, खासतौर पर उन साथियों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये बारीकियां बहुत मायने रखती हैं। देखिए, जीएस पेपर 1 के विश्व इतिहास खंड के लिए ये समझ एक ठोस आधार बनाती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे भूगोल ने इस सभ्यता को आकार दिया, कैसे यहाँ के लोगों ने जबरदस्त चुनौतियों का सामना किया, कैसे शहर और साम्राज्य उभरे और कैसे हम्मुराबी जैसे शासकों ने कानून के जरिए समाज को चलाने की कोशिश की। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जमीन की, फर्टाइल क्रेसेंट। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? फर्टाइल क्रेसेंट, हाँ, इसे हिंदी में उपजाऊ अर्धचंद्र कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में उपजाऊ जमीन की एक अर्धचंद्राकार पट्टी है। सोचिए, एक बड़े रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके के बीच में ये खेती के लिए वरदान जैसी जगह थी, फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक फैली हुई। अच्छा, और इसी क्रेसेंट के पूर्वी हिस्से में है वो मैदान जिसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। इस नाम का भी खास मतलब है, सही कहा? हाँ बिल्कुल। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। अच्छा। इसका अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। ये नाम ही इसकी पहचान है, इसकी ज्योग्राफी है। और वो जीवनदायिनी नदियां कौन सी हैं जो इसे ये नाम देती हैं? वो है टाइग्रिस, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स। यस, ये दोनों नदियां तुर्की के पहाड़ों से निकलकर अच्छा। सीरिया और इराक से होती हुई फारस की खाड़ी में गिरती हैं। और आज से करीब 6000 साल पहले इन्हीं नदियों के पानी ने इस सूखी धरती पर खेती को संभव बनाया। इसी वजह से यहाँ बस्तियां बस सकीं, शहर बन सके। लेकिन जैसा किताब में बताया गया है, ये सब इतना आसान नहीं था। मतलब सुमेरियन सभ्यता को बनाने में प्रकृति से काफी संघर्ष करना पड़ा। वो कौन सी 3 बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां थीं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा? पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी पानी की अविश्वसनीयता, अनप्रेडिक्टेबल वाटर सप्लाई। कभी तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस में भयानक बाढ़ आ जाती थी जो सब कुछ तबाह कर देती, फसलें, घर, सब। और कभी महीनों तक सूखा पड़ा रहता, पानी की एक बूंद नहीं। तो खेती करना एक तरह का जुआ था, गैम्बल था। यानी पानी जरूरत से ज्यादा या जरूरत से बहुत कम। अच्छा, दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती थी असुरक्षा, डिफेंसलेसनेस। मेसोपोटामिया एक खुला, सपाट मैदान है, फ्लैट लैंड। यहाँ पहाड़ों या जंगलों जैसी कोई प्राकृतिक रुकावट, मतलब नेचुरल बैरियर्स, नहीं थीं जो हमलावरों को रोक सकें। इसलिए शुरुआती बस्तियां हमेशा बाहरी हमलों के खतरे में रहती थीं। कोई भी आकर हमला कर सकता था। और तीसरी चुनौती? वो थी जरूरी संसाधनों की कमी, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। पत्थर, लकड़ी, धातु, ये चीजें इमारतें और औजार बनाने के लिए जरूरी थीं, लेकिन मेसोपोटामिया के मैदानों में ये बहुत कम मिलती थीं। उनके पास मुख्य रूप से मिट्टी और पानी ही थे, क्ले एंड वाटर। तो सवाल उठता है कि इन जबरदस्त चुनौतियों से सुमेरियन लोग निपटे कैसे, उनके समाधान क्या थे? ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से उनकी संगठित होने की क्षमता, उनकी इंजीन्यूटी दिखती है। बिल्कुल। पानी की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने इरिगेशन डिचेज यानी सिंचाई नहरों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक जटिल जाल बिछाया। इससे वे पानी के बहाव को कंट्रोल कर पाते थे और खेतों तक पहुंचा पाते थे जब जरूरत हो। लेकिन सोचिए,
इतनी बड़ी नहरें खोदने और उनका रख रखाव मेंटेनेंस करने के लिए कितने लोगों की प्लानिंग की और एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत पड़ी होगी। यहीं से हमें राज्य जैसी स्ट्रक्चर बनने के शुरुआती संकेत मिलते हैं। कॉरपोरेशन चाहिए था। कमाल है। यानी पर्यावरण की चुनौती ने ही उन्हें ऑर्गेनाइज होने पर, साथ मिलकर काम करने पर मजबूर किया। और असुरक्षा का हल कैसे निकाला? सपाट मैदान में की सिटी वॉल्स, ये दीवारें उन्हें बाहरी हमलों से सुरक्षा देती थी, प्रोटेक्शन। इससे शहर घनी आबादी वाले बन सके, मतलब डेंस पॉपुलेशन पॉसिबल हुई। और लोग अलग अलग कामों में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकें, कोई किसान, कोई कारीगर, कोई सैनिक। अच्छा, और जरूरी सामान जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु की कमी कैसे पूरी की? मिट्टी से तो सब कुछ नहीं बन सकता। इसका जवाब था ट्रेड, व्यापार, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरी का व्यापार। उनके पास अनाज जैसी कृषि उपज, ग्रेन सरप्लस, जरूरत से ज्यादा होती थी। वे इसे उन चीजों के बदले बेचते थे जो उनके पास नहीं थी, जैसे पहाड़ों और दूर के रेगिस्तानों से पत्थर, लकड़ी और धातु। तो इस तरह ट्रेड उनकी इकोनॉमी और बाहरी दुनिया से जुड़ाव का अहम हिस्सा बन गया। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। सुमेरियन। किताब उन्हें वैश्विक संदर्भ में भी रखती है, चीन से तुलना करते हुए। ये क्या है? हाँ, किताब ये बताती है कि जिस समय सुमेरियन मेसोपोटामिया में अपनी सभ्यता डेवलप कर रहे थे, उसी दौरान या शायद उससे भी पहले चीन में वांगहे नदी घाटी में कृषि बस्तियां पनप रही थीं। ये जानना जरूरी है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिविलाइजेशन कैसे इंडिपेंडेंटली या इंटरकनेक्टेडली विकसित हो रही थी। लेकिन सुमेरियन सभ्यता का प्रभाव सिर्फ मेसोपोटामिया तक सीमित नहीं रहा। यहाँ कल्चरल डिफ्यूजन, मतलब सांस्कृतिक प्रसार का विचार आता है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा और बताएं? कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब है जब कोई नया विचार या उत्पाद, जैसे कोई टेक्नोलॉजी या कोई बिलीफ सिस्टम, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में फैलता है। स्प्रेड ऑफ आइडियाज। सुमेरियों के साथ ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ। उनके शहर बसाने का तरीका, उनकी तकनीक, उनके विचार, ये सब धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल गए। किताब के अनुसार 2500 ईसा पूर्व तक पूरे फर्टाइल क्रेसेंट में, मतलब सीरिया से लेकर तुर्की तक, सुमेरियन मॉडल पर आधारित नए शहर बन चुके थे। यानी उन्होंने सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा नजरिया, एक ब्लूप्रिंट फैलाया। और इसी से जुड़ी है उनकी खास राजनीतिक इकाई, सिटी स्टेट, नगर राज्य। ये क्या होता था? सिटी स्टेट, हाँ, ये बेसिकली एक शहर और उसके आसपास का इलाका होता था जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट की तरह काम करता था। जैसे आज के छोटे देश होते हैं, वैसा समझ लीजिए। अपनी सरकार, अपने देवता, अपनी सेना। किताब में कुछ नाम भी दिए गए हैं: उरुक, किश, लगाश, उम्मा और हाँ, सबसे प्रसिद्ध उर शहर पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। इसका जिक्र बाइबल में अब्राहम के शहर के रूप में भी आता है। इसका मतलब है कि ये शहर करीब 1800 ईसा पूर्व अपने चरम पर रहा होगा और ये काफी विकसित था, है ना? हाँ, और वाकई एक प्रभावशाली शहर था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये दिखाता है। इसकी सबसे खास इमारत थी जिगुराट। ये एक विशाल सीढ़ीदार पिरामिड जैसा मंदिर था, टियर्ड पिरामिड स्ट्रक्चर। किताब के मुताबिक ये शायद 80 फीट तक ऊंचा रहा होगा, काफी ऊंचा। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि यहीं से शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन भी चलता था। चंद्र देवता नाना का दरबार भी यहीं पास में था। तो मंदिर और खजाना ही शुरुआती एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। तो क्या शुरुआत में शासन पुजारियों के हाथ में था? मतलब प्रीस्ट्स ही सब कुछ कंट्रोल करते थे? टैक्स, अनाज का भंडारण? बिल्कुल। शुरुआती दौर में पुजारी ही आध्यात्मिक और आर्थिक, पॉलिटिकल नहीं, बल्कि इकोनॉमिक लाइफ के भी मुखिया थे। उस शहर की सुरक्षा के लिए विशाल दीवारें थीं और वहां एक रॉयल सेमेट्री, शाही कब्रिस्तान भी मिला है। इससे पता चलता है कि वहां एक शक्तिशाली वंशानुगत शासक वर्ग, मतलब हेरिडिटरी रूलिंग क्लास, भी मौजूद था। लेकिन फिर सत्ता पुजारियों से राजाओं के हाथ में कैसे गई? ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? इसका मुख्य कारण था इन नगर राज्यों के बीच लगातार होने वाले युद्ध, कांस्टेंट वॉरफेयर। युद्ध के समय जाहिर है नेतृत्व सैन्य कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स के हाथ में आ जाता था। वो ज्यादा इफेक्टिव होते थे। शुरू में ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होती थी, सिर्फ युद्ध के दौरान। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आम होते गए, ये कमांडर स्थायी शासक, परमानेंट रूलर्स बन गए। और यहीं से डायनेस्टी, मतलब राजवंश की शुरुआत हुई, यानी एक ही परिवार के शासकों की श्रृंखला। रूल पासिंग डाउन इन द फैमिली। अब जरा उनकी संस्कृति और समाज को समझते हैं। उनका धर्म कैसा था? क्या वे कई देवताओं को मानते थे? हाँ,
वे पॉलीथीस्टिक थे, बहुदेववादी, यानी वे एक से ज्यादा ईश्वर में विश्वास रखते थे। बहुत सारे देवता थे। वे मानते थे कि अलग अलग देवता प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, हवा, पानी, तूफान, सूरज, चांद। और याद रखिए, उनके लिए प्रकृति अक्सर डरावनी और अनप्रिडिक्टेबल थी, जैसा हमने पहले बात की। तो उनके देवता भी वैसे ही लय होंगे, शक्तिशाली पर शायद थोड़े डरावने। उनका स्वभाव कैसा माना जाता था? बिल्कुल, वे देवताओं को अमर और सर्वशक्तिमान मानते थे, इमॉर्टल एंड ऑल पावरफुल, लेकिन साथ ही उनसे डरते भी थे। देवता इंसानों जैसे ही होते थे, मतलब वो गुस्सा भी होते थे, खुश भी होते थे। किताब एक प्रमुख देवता का जिक्र करती है, एनिल, जो तूफान और हवा का देवता था। सुमेरियन उसे वह प्रचंड बाढ़, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कहते थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वे प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों से कितना खौफ खाते थे। क्या उनके पास किसी तरह की सुरक्षा या उम्मीद की किरण थी, देवताओं के गुस्से से बचने का कोई जरिया? हाँ, थोड़ी बहुत। वे युगालू नाम की प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स या छोटे राक्षसों में भी विश्वास करते थे। ऐसा मानते थे कि ये उन्हें बुरी शक्तियों से, इविल फोर्सेस से बचाते थे। छोटे मोटे देवता या सहायक आत्माएं कह सकते हैं। और मरने के बाद क्या होता था? परलोक के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में उनकी क्या धारणा थी? किताब के अनुसार उनकी परलोक की धारणा काफी निराशाजनक थी, ब्लीक एंड ग्लूमी। वे मानते थे कि मरने के बाद आत्मा लैंड ऑफ नो रिटर्न, बिना वापसी की भूमि में चली जाती है, जो एक अंधेरी, उदास जगह थी, एक शैडोई अंडरवर्ल्ड। बहुत उम्मीद नहीं थी। चलिए अब उनके समाज की बनावट देखते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, क्या समाज में ऊंच नीच या वर्ग थे, हायरार्की थी? हाँ, सुमेरियन समाज में स्पष्ट रूप से सोशल हायरार्की, सामाजिक वर्ग मौजूद थे, बिल्कुल क्लियर लेवल्स थे। किताब 4 मुख्य स्तर बताती है। पहला, सबसे ऊपर, राजा, बड़े जमींदार और शक्तिशाली पुजारी, द एलीट। दूसरा, उनके नीचे, धनी व्यापारी, मर्चेंट्स, जिनका व्यापार की वजह से काफी महत्व था। तीसरा, फिर आता था आम लोगों का विशाल समूह, द मेजॉरिटी, किसान, मजदूर, कारीगर, फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिसंस। और चौथा, सबसे नीचे, गुलाम, स्लेव्स, जो अक्सर युद्धबंदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे या कर्ज न चुका पाने के कारण बेच दिए जाते थे, डेड स्लेव्स। इस व्यवस्था में महिलाओं की क्या स्थिति थी? व्हाट अबाउट विमेन? क्या उनके कुछ अधिकार थे? सुमेरियन महिलाओं को उस जमाने के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिले हुए थे। वे व्यापार कर सकती थीं, किसानी या कारीगरी कर सकती थीं। दे कुड वर्क एज मर्चेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस। सबसे खास बात किताब बताती है कि वे कानूनी तौर पर अपने नाम पर संपत्ति रख सकती थीं। दे कुड होल्ड प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम्स और अपना व्यवसाय चला सकती थी। ये उस समय के लिए बड़ी बात थी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर वुमेन बैक देन। अब आते हैं उनकी तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर। सुमेरियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सुमेरियन लोग कमाल के आविष्कारक थे, इनोवेटर्स। इसमें कोई शक नहीं। दे वर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। किताब उन्हें 3 बड़े आविष्कारों का श्रेय देती है, व्हील, पहिया, सेल, पाल, नावों के लिए, और प्लॉ, हल, खेती के लिए। ये तीनों आविष्कार रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर को बदल दिया। वे इस क्षेत्र में ब्रॉन्ज, कांस्य धातु का इस्तेमाल करने वाले पहले लोग थे। कॉपर और टिन को मिलाकर इससे बेहतर औजार और हथियार बने। आर्किटेक्चर में भी वे पीछे नहीं थे। उन्होंने आर्चेज, मेहराब, कॉलम्स, स्तंभ और रैम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। ये सब उनके विशाल जिगुराट्स में देखने को मिलता है। काफी एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। और गणित और विज्ञान में उनकी क्या देन थी? मैथ एंड साइंस। उन्होंने अरिथमेटिक, अंकगणित और जियोमेट्री, ज्यामिति में काफी तरक्की की। ये जरूरी भी था खेतों को नापने के लिए, प्लानिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और विशाल सिंचाई नहरों की योजना बनाने के लिए। प्रैक्टिकल नीड्स थीं। इसी जरूरत ने उन्हें 60 पर आधारित बेस 60, एक संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम विकसित करने के लिए प्रेरित किया। बेस 60, ये कुछ सुना हुआ सा लगता है। आज भी इस्तेमाल होता है क्या? हाँ, बिल्कुल, लगना भी चाहिए। हम आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। समय मापने में 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा। और ज्योमेट्री में वृत्त के 360 डिग्री, 60 क्रॉस 6। ये सुमेरियन विरासत है जो आज तक हमारे साथ है। इनक्रेडिबल लेगेसी। अविश्वसनीय। और इन सब चीजों का हिसाब किताब रखने, ज्ञान को सहेजने के लिए उन्होंने एक और कमाल की चीज इजाद की, लेखन, राइटिंग। क्यूनिफॉर्म लिपि, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डिड दे इन्वेंट राइटिंग? सोचिए,
इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज को चलाना है, रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी हो गया। मंदिरों के खजाने का हिसाब रखना है, व्यापार का रिकॉर्ड रखना है, सरकारी आदेश जारी करने हैं, लॉज लिखने हैं। इसके लिए लिखने की जरूरत पड़ी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट नीडेड इट। शुरुआत तस्वीरों से हुई थी, पिक्टोग्राफ से, सिंपल ड्राइंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन तस्वीरें बनाना धीमा काम था और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दिखाना मुश्किल था। तो क्यूनिफॉर्म कैसे विकसित हुआ? फ्रॉम पिक्चर्स टू वेजेस? हाँ, लिपिकों स्क्राइब्स ने एक नुकीले औजार, जिसे स्टाइलिश कहते थे, का इस्तेमाल करना शुरू किया। रीड स्टाइलिस। वे इसे गीली मिट्टी की पट्टियों, वेट क्ले टैबलेट्स पर दबाकर कील जैसे वेज शेप्ड निशान बनाते थे। ये निशान तस्वीरों से ज्यादा तेजी से बनाए जा सकते थे और धीरे धीरे ये एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स बन गए जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते थे। इसी के साथ स्क्राइब्स यानी लिपिकों का एक पूरा प्रोफेशनल क्लास तैयार हो गया, जिनके पास पढ़ने लिखने की कला, लिटरेसी होने की वजह से काफी शक्ति और इन्फ्लुएंस था। किताब इस क्यूनिफॉर्म की तुलना दक्षिण अमेरिका की इंका सभ्यता के क्यूपू से भी करती है ना? क्या फर्क था दोनों में? हाँ, ये तुलना दिलचस्प है। इनका लोग लिखने के बजाय कीबू का इस्तेमाल करते थे। ये नॉटेड स्ट्रिंग्स, गांठ लगे हुए धागों का एक सिस्टम था जिससे वो चीज़ों की गिनती, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखते थे। लोग, जानवर, फसल एटसेट्रा। ये भी अपने आप में बहुत एडवांस था रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। लेकिन क्यूनिफॉर्म सिर्फ गिनती के लिए नहीं था। इट्स फंक्शन वॉज ब्रॉडर। ये एक पूरी भाषा लिख सकता था, कहानियाँ, इतिहास, साहित्य और सबसे ज़रूरी कानून, लॉज। ये कहीं ज़्यादा वर्सेटाइल था। और ट्रू राइटिंग सिस्टम। तो सुमेरियन नगर राज्य बहुत उन्नत थे, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, वे आपस में लड़ते रहते थे। वॉरफेयर वॉज कॉमन और बाहरी हमलों का खतरा हमेशा बना रहता था। इसी कमजोरी का फायदा उठाया गया। बिल्कुल। लगभग 2350 ईसा पूर्व अक्कड़ शहर के एक शासक सारगॉन ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। सारगॉन ऑफ अक्काद। उसने एक एक करके सुमेर के सभी सिटी स्टेट्स को जीत लिया और इतिहास का पहला ज्ञात एम्पायर स्थापित किया। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्पायर, अकेडियम एम्पायर, अक्कादियन साम्राज्य। एम्पायर यानी साम्राज्य, इसका ठीक मतलब क्या है? डेफिनेशन। एम्पायर का मतलब है एक ऐसी राजनीतिक इकाई जिसमें एक शासक या सरकार कई अलग अलग लोगों, राष्ट्रों या राज्यों पर नियंत्रण रखती है, जो पहले स्वतंत्र हुआ करते थे। ब्रिंगिंग प्रीवियसली इंडिपेंडेंट पीपल्स और स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ वन रूलर। सारगॉन ने सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि उन सबको एक शासन के तहत लाया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। लेकिन क्या सारगॉन का ये साम्राज्य लंबे समय तक चला? वॉज इट स्टेबल? नहीं, रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड था। लगभग 200 साल बाद अंदरूनी झगड़ों, इंटरनल फाइटिंग और बाहरी हमलों, इन्वेजन्स के कारण ये ढह गया, कोलैप्स हो गया। इसके बाद करीब 2000 ईसा पूर्व एमोराइट्स नाम के लोग मेसोपोटामिया में आए और उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। नोमैडिक वॉरियर्स। उन्होंने बेबीलोन शहर को अपनी राजधानी बनाया। Babylon became a major power center. और इसी बेबीलोन से जुड़ा है इतिहास का एक और मशहूर नाम, हैम्मुराबी। हम्मुराबी। उनका शासनकाल कब था और उनकी सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है? हम्मुराबी का शासनकाल करीब 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब पावरफुल रूलर, और उनकी सबसे स्थायी विरासत है उनकी कानून संहिता, कोड ऑफ हम्मुराबी, हम्मुराबी की संहिता। ये उस समय के हिसाब से कानूनों का एक अभूतपूर्व संग्रह था, अ लैंडमार्क लीगल डॉक्यूमेंट। इस कानून संहिता का मकसद क्या था? Why create such a code? और इसमें किस तरह के कानून थे? इसका मुख्य उद्देश्य लगता है कि अपने विशाल और विविध साम्राज्य में एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड पनिशमेंट्स लागू करना था, ताकि स्थिरता बनी रहे, ऑर्डर मेंटेन हो और शासक का अधिकार, अथॉरिटी मजबूत हो। Unify the diverse empire. किताब बताती है कि इसमें 282 स्पेसिफिक लॉज थे, बहुत डिटेल्ड। ये कानून जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूते थे। फैमिली मैटर्स, बिजनेस कंडक्ट, क्राइम, प्रॉपर्टी इश्यूज, लैंड एंड वाटर राइट्स, कॉम्प्रहेंसिव। क्या ये सिर्फ सजा देने के बारे में थे या इनमें कुछ सुरक्षा के प्रावधान, प्रोटेक्शंस भी थे? ये एक अहम बात है। संहिता में ऐसे कानून भी थे जो महिलाओं और बच्चों को अनुचित व्यवहार, अनफेयर ट्रीटमेंट से बचाने के लिए बनाए गए थे। जैसे तलाक और विरासत, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस के मामलों में उनके अधिकार तय करना। इन सब कानूनों को लिखवाना, कॉडिफाई करना दिखाता है कि वे समाज में व्यवस्था, ऑर्डर और प्रेडिक्टेबिलिटी को कितना महत्व देते थे। रिटन रूल्स मैटर्ड। लेकिन हम्मुराबी की संहिता
आंख के बदले आंख, आई फॉर एन आई वाले सिद्धांत के लिए भी जानी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ रिटेलिएशन, क्या ये सिद्धांत सबके लिए बराबर लागू होता था? वॉज इट इक्वल जस्टिस? यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बारीकी है, द की पॉइंट। आंख के बदले आंख का सिद्धांत था, लेक्स टैलियोनिस, लेकिन यह सबके लिए एक जैसा नहीं था। इट वॉज नॉट अप्लाइड इक्वली टू ऑल सोशल क्लासेस। सजा इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थी कि पीड़ित, द विक्टिम, किस सामाजिक वर्ग का है। अच्छा, यानी न्याय सबके लिए समान नहीं था। इट डिपेंडेड ऑन योर सोशल स्टेटस। बिल्कुल नहीं। किताब स्पष्ट करती है कि समाज 3 मुख्य वर्गों में बटा था। उच्च वर्ग, नोबल्स, प्रीस्ट्स, आम स्वतंत्र लोग, कॉमनर्स, और गुलाम, स्लेव्स। और कानून इन वर्गों के बीच साफ तौर पर भेद करता था। क्लियर डिस्टिंक्शन। अगर आपने किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया तो सजा बहुत कठोर हो सकती थी, शायद वाकई आंख के बदले आंख, सिवियर रिट्रीब्यूशन। लेकिन अगर वही अपराध किसी निचले वर्ग के व्यक्ति या गुलाम के खिलाफ किया गया तो सजा अक्सर सिर्फ जुर्माना होती थी, ऑफन जस्टिफाइंग। क्या किताब से कोई खास कानून का उदाहरण है जो इसे दिखाता हो? स्पेसिफिक एग्जाम्पल, हाँ, लॉ 199। कानून 199 इसका सटीक उदाहरण है। ये कहता है, यदि वह कोई व्यक्ति किसी सामान्य आदमी के गुलाम की आंख निकाल दे या हड्डी तोड़ दे तो वो उसके मूल्य का आधा भुगतान करेगा, हाफ इज वैल्यू। तो ये तो बिल्कुल साफ है। मतलब एक आजाद आदमी की आंख के बदले शायद अपनी आंख गंवानी पड़े, लेकिन गुलाम की आंख के बदले सिर्फ हर्जाना देना होगा, वो भी उसकी कीमत का आधा। गुलाम को इंसान नहीं बल्कि मालिक की संपत्ति समझा जा रहा है। डैमेज टू प्रॉपर्टी, नॉट अ पर्सन। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हम्मुराबी की असली उपलब्धि एक समान न्याय व्यवस्था, इक्वल जस्टिस बनाना नहीं थी, बल्कि उस समय समाज में जो ऊंच नीच और वर्गीकरण, द एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की मौजूद था, उसे ही कानूनी रूप दे देना था। कॉडिफाइंग द हायरार्की। उसने सामाजिक व्यवस्था को राज्य के कानून का हिस्सा बना दिया। स्टेट सैंक्शनड इनइक्वालिटी, यानी न्याय की कठोरता को सामाजिक स्थिति से जोड़कर ये कानून संहिता असल में मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, रीइंफोर्सिंग द सोशल ऑर्डर और राज्य के नियंत्रण को मजबूत करने का एक शक्तिशाली साधन बन गई। इसने उस ऊंच नीच को और पक्का कर दिया। सॉलिडिफाइड द हायरार्की। एकदम सही। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ न्याय का आदर्श, एब्स्ट्रैक्ट आइडियल ऑफ जस्टिस नहीं होता, बल्कि वो सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण का एक व्यावहारिक औजार, अ प्रैक्टिकल टूल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल भी हो सकता है, और अक्सर होता है। चलिए, तो हमने मेसोपोटामिया की इस यात्रा में बहुत कुछ देखा, काफी कुछ सीखा। हमने फर्टाइल क्रेसेंट और टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदियों के महत्व को समझा। ज्योग्राफी इज की। हमने उन पर्यावरणीय चुनौतियों, पानी, असुरक्षा, संसाधनों की कमी और उनके अद्भुत समाधानों, सिंचाई, दीवारें, व्यापार को देखा, जिन्होंने सुमेरियन समाज को आकार दिया। चैलेंजेस एंड इनोवेशंस। हमने उनके देवताओं जैसे एनलिल, उनके 4 सामाजिक वर्गों और महिलाओं के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की बात की, कल्चर एंड सोसाइटी। साथ ही उनके महत्वपूर्ण आविष्कार पहिया, पाल, हल, कांस्य और बेस 60 गणित, जिसका असर आज भी है, टेक्नोलॉजी। और हाँ, क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसने ज्ञान और प्रशासन को संभव बनाया। राइटिंग वॉज क्रूशल। फिर हमने देखा कैसे नगर राज्यों से सारगोन का पहला एम्पायर बना, और अंत में हम्मुराबी के बेबीलोन और उसकी 282 कानूनों वाली संहिता पर गहराई से नजर डाली, खासकर लॉ 199 और उसके वर्ग आधारित न्याय, क्लास बेस्ड जस्टिस पर। जब इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक बात साफ नजर आती है, जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया, उसे चलाने के लिए और ज्यादा संगठन और नियमों की जरूरत पड़ती गई। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल्स इंक्रीज्ड। बिल्कुल। सिंचाई और रक्षा की जरूरत ने पहले पुजारियों, फिर राजाओं और साम्राज्यों को जन्म दिया, फ्रॉम प्रीस्ट्स टू किंग्स टू एम्पायर्स। और इन जटिल संरचनाओं को चलाने के लिए हम्मुराबी जैसे विस्तृत कानूनी कोड जरूरी हो गए। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज नीड कॉम्प्लेक्स लॉज। ये कानून सभ्यता के विकास के साथ साथ चलने वाले प्रबंधन और नियंत्रण के मौलिक उपकरण थे, फंडामेंटल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कोई बात का विचार नहीं, दे वर देयर फ्रॉम अर्ली ऑन। और यही से हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे दोस्तों एस्पिरेंट्स के लिए एक सोचने वाला सवाल उठता है। अ फाइनल थॉट। हमने देखा कि हम्मुराबी की संहिता में न्याय स्पष्ट रूप से सामाजिक वर्ग पर आधारित था, जैसा कानून 1999 दिखाता है। जस्टिस वाज क्लियरली क्लास बेस्ड।
तो दुनिया की इस पहली बड़ी लिखित कानूनी संहिता का असली मकसद क्या था? What was the primary purpose? क्या हम्मुराबी का लक्ष्य सबके लिए निष्पक्षता या समानता का कोई आदर्श, some abstract ideal of fairness और equality स्थापित करना था? या ये संहिता मुख्य रूप से मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने और अपने साम्राज्य को स्थिर रखने का एक व्यवहारिक जरिया, a pragmatic tool to enforce the existing order and ensure stability था? सवाल ये है, ये न्याय के बारे में ज्यादा था या व्यवस्था के बारे में, जस्टिस और ऑर्डर? इस सवाल पर विचार करते हुए इतिहास की गहराइयों में अपनी खोज जारी रखिए। ये समझने की कोशिश करना कि अतीत में समाज कैसे काम करते थे, उनके कानून कैसे थे, हमें आज की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है। Keep exploring. Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.